Okay, today we are going to solve very important variety of not for profit concern or NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अनसॉल्व सम। और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है लास्ट टाइम हम लोग ने वन शॉट में मैंने डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो कि कितने टाइप के सम्स है। तो बेसिकली जहां पे कैपिटल फंड दिया होता है और जहां पे कैपिटल फंड नहीं दिया होता है, कैपिटल फंड दिया होता है तो दो तरीका, एक एडजस्टमेंट में दिया होता है एंड सेकेंड इज ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये दोनों वैरायटी ज्यादा करके आती है। जहां पे कैपिटल फंड नहीं दिया है ऐसा वैरायटी बहुत कम है जो आता है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैरायटी एंड ये सम ऐसा सम है जो सॉल्व करने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को टेक्निक का जरूरत है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे एक डिसिप्लिन या डायरेक्शनल हार्डवर्क चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा। क्योंकि ये जो वैरायटी है इसमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होता है, मतलब कैपिटल फंड इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट बट इंस्टेड इट इज गिवन इन ओपनिंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटी कॉलम में कैपिटल फंड दिया रहेगा, रिसीव पेमेंट एज यूजुअल दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिया होगा। और हम लोग को क्या बनाने बोला रहेगा, हम लोग को बनाने बोला होगा दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व an unsolved problem. I think the question number is 11 and page number is 121 in government textbook. तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये सेम क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, राइट? तो आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा है। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल बर्शी prepare income expenditure account for the year ending on 31st March 2020 and the balance sheet as on that date। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखेंगे 121, ठीक है? और आपको आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया आप लिख सकते हो। और काफी स्लो सम सॉल्व करने वाला हूं ताकि ये वैरायटी का सम अगर एग्जाम में आता है तो आपको एकदम ब्यूटीफुली एग्जैक्ट तरीके से आप सॉल्व करना है सेम सिस्टम से, ठीक है? कोई घाई नहीं है, हम लोग स्लोली डिटेल में सॉल्व करने वाले। आज दो सम करेंगे हम लोग, ठीक है? एंड हम लोग उसके नीचे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended on 31st March 2020. So what is my current year? I'm writing current year over here. My current year is 1920. My next year is 2021 and my last year is 18 and 19। जस्ट एक जनरल पर्पस के लिए लिखा है सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। अब
डेबिट, क्रेडिट, पहला आएगा एक्सपेंडिचर कॉलम, और दो कॉलम है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। और हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम लोग बेहतर है लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट as on 31st March 2020। liabilities, assets, again inner column and outer column। ठीक है, ठीक है। फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द सम। अब सबसे पहले कैसे पता चलता है ये सेकेंड वैरायटी का सम है? ठीक है, क्योंकि पहला जो वैरायटी है उसमें कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में दिया, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ वैरायटी। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड 6,43,000। उसके बाद हम लोग एज यूजुअल कैपिटल फंड लिखने के बाद वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, दैट इज सब्सक्रिप्शन। बट फॉर्चुनेटली इस सब में आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन का आपको क्लैरिटी चाहिए रहेगा, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें सब्सक्रिप्शन क्लियर हो जाए। अभी इधर आई वांट टू कवर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड देन सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
तो पेमेंट में जाके देख लो भैया, पेमेंट में होता है सैलरी, खर्चा है बिजनेस के लिए। तो सैलरी कितना है? टू सैलरी 90,000 पेमेंट में दिया है। अब रेकरिंग खर्चा है, इसलिए कहां पे आ रहा है? एक्सपेंडिचर में आ रहा है। और एडजस्टमेंट में करंट ईयर का रहता है कभी भी, तो एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, दैट इज 9,000। अब इसका अभी टोटल मत लेना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट में है या नहीं। मैं पहले इसका सेकेंड इफेक्ट दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 9,000, और लास्ट ईयर का लाइबिलिटी में देखो, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में आपको सैलरी से रिलेटेड कुछ भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ दिया है क्या? तो नहीं दिया है। अब मैं आउटर कॉलम में इसको लेके जा सकता हूं। अगर होता था तो पहले वो एडजस्ट कर दे, उसके बाद आउटर कॉलम में ले लेते। नेक्स्ट, इसके बाद का जो सम करूंगा उसमें हम लोग ऐसा वाला सम करेंगे जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी सैलरी वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट में। अब सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस ये इनकम होता है ना, स्कूल के लिए। तो आप ट्यूशन फीस 90,000 है, तो लिखो बाय, इनकम में आके लिखो बाय ट्यूशन फीस 90,000। और अगेन ट्यूशन फीस से रिलेटेड कुछ भी एसेट में भी नहीं है और लाइबिलिटी में भी नहीं है। अब फीस मिलने का बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग $15,000 है एडजस्टमेंट में। आउटस्टैंडिंग आप चाहिए तो लिख सकते हो फॉर करंट ईयर तो 1,05,000। और लिखो ट्यूशन फीस ड्यू 15,000। 15,000 15,000। तो हम लोग ने ट्यूशन फीस इनकम में भी लिखा और बैलेंस शीट में एसेट में मिलने का बाकी है, इट्स एन अमाउंट रिसीवेबल। अब लाइब्रेरी बुक्स ये एडजस्टमेंट में देखो और वहां से देख के लिखेंगे हम लोग लाइब्रेरी बुक्स। अब लाइब्रेरी बुक्स 45,000, और पेमेंट में देख लीजिए लाइब्रेरी बुक्स है क्या।
तो 14,000 एड एडिशंस 14,000 टोटल 59,000, जिसमें से मुझे डेप्री माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 9,000। तो आउटर कॉलम में 50,000 एंड सेकेंड इफेक्ट टू depreciation on library books 9,000। ये सेकेंड इफेक्ट डेप्रिका बुक से माइनस किया। एंड अब इसी तरह से सेम तरीके से आप फर्नीचर से स्टार्ट करो। फर्नीचर आपका है 72,000, ओपनिंग बैलेंस शीट से देख के लिख रहा हूं मैं। फर्नीचर 72,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से मैंने देख के लिखा। अब मैं चेक करूंगा रिसिप्ट या पेमेंट में दिया है क्या। तो फर्नीचर पेमेंट में दिया है, अगर रिसिप्ट में तो अभी फिलहाल दिया नहीं है, मतलब आपको सिर्फ परचेस किया है, ठीक है, इसलिए पेमेंट में दिया है 50,000 एड एडिशंस 50,000, तो 1,22,000। अब मैं डेप्री करूंगा। थोड़ा सा लाइट हो गया इसलिए मैं रीराइट कर रहा हूं, सो दैट थोड़ा रीडेबल हो जाएगा। वैसे तो मैंने हर एक अमाउंट वगैरह कुछ सब बताया ही हुआ है, ठीक है। अब फर्नीचर का हम लोग को डेप्री दिया है 10,000, बाय 10,000 रिड्यूस करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,12,000 एंड टू depreciation on furniture 10,000। ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स तो कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ जो आइटम्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का, वो मैं देख के लिख रहा हूं। कैश इन एंड कैश आउट बैंक का जो सेकेंड इफेक्ट है वो रिसिप्ट के डेबिट में है, तो इग्नोर मार दो, ऑलरेडी सेकेंड इफेक्ट हो चुका है। फिर बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का चेक करो रिसिप्ट पेमेंट में कुछ है क्या। एडजस्टमेंट तो वैसे भी खत्म हो चुका है, तो बिल्डिंग 4,50,000 एज इट इज आप आउटर कॉलम में लिख दो। कोई एडजस्टमेंट
नहीं, फर्नीचर हो गया, लाइब्रेरी बुक्स भी हो गया। अब लास्ट बाकी है कंप्यूटर लेबोरेटरी, इससे भी रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो लिखो कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना है? 60,000। कैपिटल फंड तो ऑलरेडी हो गया, दैट मीन्स पूरा बैलेंस शीट हम लोग ने क्लियर कर लिया। एडजस्टमेंट तो वैसे भी हो गए। अब नॉर्मल रिसिप्ट का, रिसिप्ट में जो भी चीजें दी है जैसे कैश इन एंड कैश आउट बैंक, मैंने ऑलरेडी बोला ओपनिंग बैलेंस शीट में इसका सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब ट्यूशन फीस भी हो गया। अब टर्म फीस ये इनकम में जाएगा बाय टर्म फीस, बाय एडमिशन फीस, 12,000। फिर डोनेशन, अब स्पेसिफिकली बोला है कैपिटल है, तो ऐड डोनेशंस 61,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अपने रेवेन्यू इनकम है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फिर गवर्नमेंट ग्रांट, और ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू इसलिए इनकम में आएगा, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, और इधर लिखा है रेवेन्यू 1,20,000। फिर सन्ड्री रिसिप्ट्स बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000, 11,000। ठीक है। अब एक बार ये सब चीजें हो गई, अब उसके बाद पेमेंट में चले जाओ। सैलरी ऑलरेडी हो चुका है, लाइब्रेरी बुक्स भी हो चुका है। अब ऑफिस रेंट लिख लीजिए, टू ऑफिस रेंट 10,000 लिखेंगे, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे हम लोग, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000। फिर इंश्योरेंस 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस
9,000। फर्नीचर तो हो चुका है, अब रिपेयर्स लिख लो, 2 रिपेयर्स। 15,000। अब कैश इन एंड कैश आउट बैंक ये क्लोजिंग है, इसलिए बैलेंस शीट एसेट में आ जाएगा। कैश इन हैंड 4,800। कैश आउट बैंक 70,000। और यहां पे अपना सम कंप्लीट होता है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, जो भी रहेगा वो आपको देखना है। तो आप लोग अपना कैलकुलेट कीजिए, मैं अपना कर लेता हूं। सो मुझे आ रहा है 2,04,200। ये मेरा एक्सपेंडिचर का टोटल है, 2,04,200। ठीक है, 2,04,200। अब सिमिलरली हम लोग इनकम का टोटलिंग करेंगे। इनकम का टोटलिंग करेंगे, करो फटाफट, खुद से भी करना चाहिए। अब टर्म फीस 3,000, ये अमाउंट थोड़ा सा 3,000 है, तो 1,10,000। 2,53,000 ये मेरा इनकम है, और ये मेरा एक्सपेंसेस है। तो मुझे डेफिनेटली सरप्लस आ रहा है। कितना बोला था, 2,00,000। 2,53,000। एंड हमारा सरप्लस है, इनकम मेरा आ रहा है 2,53,000, जो कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इनकम ज्यादा है। इट्स एन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर टू surplus carried down 48,800। ब्रैकेट में लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, 48,800। अब सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट लेस होगा, तो यहां पे सरप्लस है तो मैं ऐड कर रहा हूं कैपिटल फंड में 48,800। अब ऐड कर लो, 1,09,000। 7,00,000।
52 800, 7 lakh 52 800 और 750 to 800, उसमें आप 9000 ऐड कर दीजिए तो 7,61,800। और यही अमाउंट पे ये टैली हो जाएगा। एसेट्स का देख लो, चेक कर लो, कंफर्म यही अमाउंट आ जाएगा 7,61,800। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। एंड एग्जैक्टली आ रहा है 7,61,800, 7,61,800। दैट्स इट। ये वाला सम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, कॉलम्स बना के फटाफट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विदाउट वेस्टिंग टाइम। अनसॉल्व का 11th सम सॉल्व किया हमने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 121। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 122 एनपीओ का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही बात है। ठीक है, अब एज यूजुअल अभी लास्ट टाइम तो मैंने बताया था यहाँ पे पहले हम लोग कैपिटल फंड लिखेंगे, तो लिख दो फटाफट। $64,500 और एज यूजुअल मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन लास्ट टाइम सब्सक्रिप्शन वाला कोई एडजस्टमेंट था नहीं। ये बार अच्छा खासा हम लोग काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन वाला और ओपनिंग बैलेंस शीट को कंसीडर करने वाला सम कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सम है और इधर पर्टिकुलर्स नहीं आना चाहिए, फ्लो फ्लो में लिख दिया, आप मत लिखना। ठीक है, माइनर मिस्टेक। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन कहाँ होता है? रिसिप्ट में होता है। बाय सब्सक्रिप्शन $1,05,000। अब लास्ट टाइम का 8,000 एसेट में दिया है, दैट मीन्स हम लोग को मिलने का बाकी है, तो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर
8,000, that comes to 97,000. ये लास्ट ईयर का है, जो इस साल मिला होगा तो लेना नहीं है। अब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, अब पहले तो हम लोग ने ये लिखना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है। तो करंट ईयर मेरा 1920 है, नेक्स्ट ईयर मेरा है 2021 एंड लास्ट ईयर है मेरा 1819। करेक्ट। तो लास्ट ईयर का अपने को मिलने का बाकी था तो मिला है, तो 1819 का दैट इज लास्ट ईयर, तो उसका 3000 अभी भी मिलने का बाकी है, पंगे हो गए। अब हमने तो बोल दिया 8000 मिलने का बाकी था और 3000 अभी भी मिलने का बाकी है, दैट मीन्स आई हैव रिसीव्ड 5000 नॉट 8000। तो आंसर है 1 लाख, क्योंकि 8000 मिलने का बाकी था, जिसमें से बोल रहे 3000 अभी भी मिलने का बाकी है, तो 5000 मिला है हमको। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2018-19 ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लास्ट ईयर। करेक्ट। 8000 ओपनिंग बैलेंस शीट में बोला मिलने का बाकी है, जिसमें से हम लोग 3000 अभी भी मिलने का बाकी है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मींस आई हैव रिसीव्ड ओनली 5000, तो 5000 खाली माइनस होगा। 2019-20 14,000 ये मेरा करंट ईयर है। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर कितना है बेटा? 14,000, 14,000, तो 1,14,000 एंड सेकेंड इफेक्ट 2019-20 एसेट में जाके लिखूंगा। ये करंट ईयर का है 14,000, टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन का आएगा 3,000 पिछले साल का मिलने का बाकी और 14,000 करंट ईयर का मिलने का बाकी, टोटल 17,000 मिलने का बाकी है। फिर सेकेंड एडजल यहां पे अपना सब्सक्रिप्शन खत्म होता है एंड इंश्योरेंस लेना है, तो पहले आपको इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे तो एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं पेमेंट से ले रहा हूं, पेमेंट से एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूं। व्हाट इज दैट अमाउंट? 11,000। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो तो लास्ट ईयर का प्रीपेड है, दैट इज फॉर द करंट ईयर, दैट इज फॉर द करंट ईयर। तो ऐड प्रीपेड लास्ट ईयर, कितना अमाउंट है? बैलेंस शीट में दिया है 2,000, तो 11,000 इस साल पेमेंट किया और 2,000 पिछले साल किया था इस साल के लिए। लास्ट ईयर प्रीपेड था, दैट इज फॉर द करंट ईयर। और करंट ईयर का जो एडजस्टमेंट दिया है, तो उसमें करंट ईयर में बोला है कि प्रीपेड है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो लेस कर दो, लेस प्रीपेड करंट ईयर। व्हाट इज दैट अमाउंट? 2,500, तो 10,500 एंड प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस,
2500। फिर लास्ट टाइम की तरह डिप्रिसिएशन दिए फर्नीचर पे। अब फर्नीचर देख लो पहले, पेमेंट में भी है और एसेट में भी है। तो पहले मैं एसेट में आ जाऊंगा, लिखूंगा फर्नीचर 15,000, आप भी लिख लो। और पेमेंट में दिया है तो ऐड एडिशंस 30,000, $45,000। अब डिप्रिसिएशन मुझे बोला गया है ओनली 3,000, तो लेस डिप्रिसिएशन 3,000 तो 42,000 आएगा। एंड टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 आउटर कॉलम। फिर लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920। अब देखते हैं, लॉकर रेंट हमको रिसिप्ट में दिया तो हम लोग इनकम में लिखेंगे। बाय लॉकर रेंट 1,500। और ओपनिंग में बोला है कि 500 मिलने का, बाकी तो लास्ट ईयर का इनकम है वो लेस होगा। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 500 और करंट ईयर का मिलने का बाकी है 400, तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 400 and locker rent due 400। लॉकर रेंट ड्यू 400। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट्स खत्म हो रहा है। अब अभी भी एक कैच है इस सब में। काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन हम लोग ने सीखा है और इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट मैं बोलूँगा काफी अच्छा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और अभी भी एक या दो एडजस्टमेंट तो नहीं बोल सकता, दो आइटम्स है जिसके ऊपर आपका मिस्टेक 100% हो सकता है। दैट इज, हम लोग एक एक करके लेंगे। पहले हम लोग एसेट से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी 69,000, सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है, इंश्योरेंस हो गया, फर्नीचर हो गया। कैश इन हैंड को इग्नोर मार दो क्योंकि उसका सेकेंड इफेक्ट रिसिप्ट में दिया हुआ है।
एंड लॉकर रेंट भी हो चुका है, अब कैपिटल फंड भी हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, इसका सेकेंड इफेक्ट पेमेंट में ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, तो उसको भी छोड़ दो। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का अपने को पे करने का बाकी है 4,000। अब सैलरी लिख लो आगे, टू सैलरी। ये आइटम एक ऐसा है जो आपको धोखा दे सकता है। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, दैट इज लास्ट ईयर का चुकाने का बाकी था, तो दैट इज नॉट द करंट ईयर का एक्सपेंस, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अब फिर रिसिप्ट पेमेंट में स्टार्ट कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दो, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, एंट्रेंस फीस। लेकिन एक मिनट, यहां पे कैपिटलाइज करना है, तो लिखो ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड 9,300। लॉकर रेंट हो गया, डोनेशंस को भी कैपिटलाइज करना है हमको, 800। ऐड डोनेशंस कैपिटलाइज्ड 800। सैलरी तो हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, अब इंटरेस्ट 1400 लिखना है, तो लिखो टू इंटरेस्ट 1400। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200। उसके बाद फर्नीचर हो गया, अब कैश इन हैंड 6,500। कैश एट बैंक 20,000। दैट्स ऑल, यहां पे आपका सम खत्म होता है। अब आप क्या करो, सिर्फ सरप्लस या डेफिसिट निकाल लो। इधर 1,28,000 है, फिर से हम लिख लेते हैं एज यूजुअल। और यहां पे देखते हैं, काफी कम है अमाउंट, 16,000, 16, 17, 27, 27, 28, 32, 600, 32,600, ये एक्सपेंडिचर का टोटल है। So 95,400 is your
दिस इज, अरे तो 1,15,400 है, नॉट 1,28,000, 1,15,400 है. एंड 82,800 आपका सरप्लस है. तो इधर ऐड हो जाएगा सरप्लस 82,800. योर टोटल इज 1,57,400 and 1,57,400. That's all.